नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टॉपर्स अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ब्रिटिश भारत का जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका भारत में अभ्युदय कैसे हुआ, इस विषय में हमने प्लासी और बक्सर के युद्ध के माध्यम से काफ़ी चर्चा की और उसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक ले चलते हैं। दोस्तों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने आंग्ल मैसूर युद्धों को भी डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में आपके साथ में। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, 1775 से 1782 के मध्य में आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जिसमें उस समय बालाजी बाजीराव पेशवा होते हैं। समझिए दोस्तों, पानीपत का युद्ध, तृतीय युद्ध जो है 1761 ईस्वी में होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य, जिसमें अहमद शाह अब्दाली का साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल साम्राज्य के जो शासक थे जो दिल्ली में बैठे हुए थे शाह आलमदती, ये इनका त्रिगुट इन मराठों पर हमला करता है। दोस्तों, इस हमले का परिणाम ये होता है कि मराठे युद्ध में बुरी तरह पराजित होते हैं। जब मराठे युद्ध में बुरी तरह पराजित हो जाते हैं तो ये सूचना बालाजी बाजीराव तक देने वाला कोई नहीं था। एक जौहरी के माध्यम से ये सूचना इन तक पहुंचती है। दोस्तों, इनको पता चलता है कि सदाशिवराव तथा विश्वासराव, इनके जो सेना उस समय सेना का नेतृत्व कर रहे थे, वो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, उसके बाद इनको काफी गहरा सदमा लगता है तथा इनकी मृत्यु 1761 में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद माधवराव पेशवा बनते हैं। माधवराव जो इस हार के माध्यम से मराठाओं को काफी क्षति हुई थी, उसको पूरा करने के लिए एक बार फिर से अपने साम्राज्य को उठ खड़ा करते हैं। दोस्तों समझिए, माधवराव ने आसपास के क्षेत्रों को एक बार फिर से जीता और मराठा शक्ति को एक बार फिर से सुदृढ़ किया और दिल्ली में एक बार फिर से शाह आलम द्वितीय को बैठाया। दोस्तों, दिल्ली में जब शाह आलम द्वितीय को बैठा दिया गया, क्यों दिल्ली में शाह आलम द्वितीय को बैठाया गया? क्योंकि एक बार तो जब इनकी संयुक्त सेना, किसकी? शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब तथा मीर कासिम की एक संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों से लड़ चुकी है। अब मराठा भी इसी का फायदा उठाते हैं और दिल्ली में वो हारे हुए शाह आलम द्वितीय को फिर से स्थापित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मराठा में जो माधवराव थे, इनकी कूटनीति थी। ये जान रहे थे कि ये जो बंगाल में अंग्रेज हैं, अब ये बंबई प्रेसिडेंसी का विस्तार करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं माधवराव के पास वापस। तो माधवराव जो है अपनी जब शक्ति का अपनी जो मराठा जो साम्राज्य है जब उसका विस्तार करते हैं दोस्तों, तो समझिए यहाँ पर 1772 आते आते इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके पुत्र नारायण राव पेशवा बनते हैं। नारायण राव के पेशवा बनने के बाद उत्तराधिकार युद्ध होता है। क्यों? क्योंकि इनके चाचा जो हैं ये भी पेशवा बनना चाहते हैं, लेकिन नारायण राव की हत्या करवा दी जाती है रघुनाथ राव के द्वारा। ठीक है दोस्तों, लेकिन इनका एक जो बालक है, मतलब इनका पुत्र है जो माधवराव द्वितीय, इसको पेशवा घोषित कर दिया जाता है। नाना फडणवीस तथा महादजी सिंधिया, ये प्रमुख मराठा सरदार थे उस समय। ठीक है दोस्तों, जब इनको पेशवा घोषित कर दिया जाता है, लेकिन अभी तो ये बालक हैं, इस बालक कैसे गद्दी को संभालेगा, इसलिए नाना फडणवीस तथा महादजी सिंधिया के द्वारा एक बार भाई परिषद, जो कि 12 मराठा सरदारों की एक परिषद होती है, उसके माध्यम से जो मराठा साम्राज्य है उसका संचालन होता है। समझिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अभी वयस्क नहीं हुए, अभी बड़े नहीं हुए हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर होता क्या है कि रघुनाथ राव को पर प्रभाव क्या पड़ता है कि वो सोचते हैं कि अभी तो मैं पेशवा बन नहीं सकता हूं, इसलिए वो चले जाते हैं अंग्रेजों के पास जाते हैं और एक सूरत की संधि करते हैं। वो सूरत की संधि में सालसेट व बेसिन के क्षेत्र अंग्रेजों को देने का वादा करते हैं तथा सूरत व भड़ौच का राजस्व भी अंग्रेजों को देने के लिए कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से अंग्रेज एक छोटी सी सेना की टुकड़ी भेजते हैं। जो अर्रास का युद्ध होता है 1775 में, उसमें इसी सेना की छोटी सी जो टुकड़ी है उससे तो दोस्तों, जो ये अर्रास का युद्ध है, ये अंग्रेजों की यहां पर पराजय होती है। लेकिन इसको समझते हैं, ये अर्रास का युद्ध हुआ कैसे। यहां पर जो रघुनाथ राव हैं, ये बंबई प्रेसिडेंसी में जो बैठे अंग्रेज अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करते हैं।
तो ये जो बंबई प्रेसिडेंसी में जब अंग्रेज अधिकारी हैं इनसे संपर्क करते हैं तो वहां पर यही सूरत की संधि होती है, जो आगे अर्रास का युद्ध है, यहीं पर जो अंग्रेज अधिकारी है तथा रघुनाथ राव हैं, ये समझिए मिलकर यहां पर मराठा से युद्ध लड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि इस अर्रास के युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हो जाती है। दोस्तों ये अंग्रेजों की जब पराजय होती है तो इसके बाद ये सूचना वॉरेन हेस्टिंग्स को मिलती है, जो कि उस समय बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, कब ये बात आती है 1773 की, ये बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित हो जाता है। और गवर्नर जनरल घोषित होने के कारण ये समझिए कि समस्त निर्णय जो हैं इस गवर्नर जनरल की काउंसिल को लेने होते हैं। भाई इसकी परिषद होती है, तो अब इसके अधीन ये सारी चीजें हैं। कौन? बंबई प्रेसिडेंसी तथा मद्रास प्रेसिडेंसी तो इसके अधीन हो जाती है, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 का उसके अनुसार। तो दोस्तों अब बंबई के निर्णयों पर इनका अधिकार है, तो यहां पर ये संधि कैसे कर रहे हैं? ठीक है, तो उसी बीच फिर क्या होता है कि 1776 में एक पुरंदर की संधि होती है, जो यहां पर जो बंगाल में अंग्रेज हैं, मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं उनके मध्य तथा माधवराव जो कि पेशवा हैं, ठीक है, उनके मध्य एक संधि होती है जो पुरंदर की संधि होती है। इस पुरंदर की संधि में माधवराव को पेशवा माना जाता है तथा सालसेट अंग्रेजों को देने का वादा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सालसेट अंग्रेजों को मिल जाएगा, लेकिन अब बंबई प्रेसिडेंसी और ये बंगाल प्रेसिडेंसी, इनके बीच तो विवाद हो गया, क्योंकि ये तो सूरत की संधि करने के लिए आगे हैं और ये पुरंदर की संधि कर रहे हैं। लेकिन ये बात जब लंदन में बैठी जो ब्रिटेन में जो काउंसिल है उसके पास जाती है, तो वहां से एक निर्णय आता है कि इन दोनों संधि में किसको मान्यता मिले, तो उसमें सूरत की संधि को मान्यता मिलती है। फलस्वरूप दोस्तों क्या होता है कि यहां पर जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उसको आक्रमण करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उसको आक्रमण करना पड़ता है और यहां वॉरेन हेस्टिंग्स दो तरफ से आक्रमण करता है, सोचता है कि हम इन पे दो तरह से आक्रमण करके फिर इसको जीतें। ठीक है दोस्तों, तो पुणे में और ग्वालियर में दो तरह से आक्रमण होता है, जिसमें ये पुणे में हार जाते हैं, लेकिन ग्वालियर में अहमदाबाद जैसे कई क्षेत्र ये जीत लेते हैं। जिसके बाद जीतने के बाद दोस्तों क्या होता है, 1780 में ये युद्ध होता है। ठीक है ना, यहाँ पर दो तरफ से, तो 1780 में युद्ध हुआ, फिर एक मराठों से लंबी चर्चा होती है, जिसके बाद सालबाई की संधि होता है। वो चर्चा होती क्या है दोस्तों, उसको समझते हैं। चर्चा ये था कि यहाँ पर मराठा जो थे वो मैसूर का साथ दे रहे थे, क्योंकि मराठा यहाँ पर 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी छिड़ चुका होता है हैदर अली के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर मराठा हैदर अली का साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि वो बंगाल के जो अंग्रेज हैं उनकी शक्ति को क्या करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनको लाभ होगा। अगर यहाँ पर ये अंग्रेज कमजोर होंगे तो इनको लाभ होगा, तो इस वजह से ये मैसूर का साथ दे रहे होते हैं। लेकिन जो सालबाई की संधि होती है वो उस संधि के माध्यम से फिर देखिए ये संधि का प्रभाव पड़ता है कि मैसूर में जो हैदर अली बैठे हुए हैं उनकी हार होती है। आगे जाकर आयरकूट जब इस संधि के त्रिकूट को इसी सालबाई के माध्यम से तोड़ता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर खैर 1782 की जो सालबाई की संधि होती है उसमें 20 सालों तक शांति स्थापित हो जाती है दोनों सेनाओं के मध्य में, तथा विजित क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए जाते हैं, तथा पेशवा माधवराव द्वितीय को स्वीकार कर लिया जाता है, तथा रघुनाथ राव को पेंशन दे दी जाती है कि आप पेंशन लीजिए और बैठिए। ठीक है दोस्तों, यहां से मैं अपना ये भाग समाप्त कर रहा हूं। इसके बाद मैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध पर फिर से चर्चा करूंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।